नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टाइम पजल एंड लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का एक एक क्वेश्चन करेंगे हम टाइम पजल का एंड एक क्वेश्चन करेंगे हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। और ये दोनों सवाल दोस्तों आपके आने वाले आईबीपीएस आरआरबी प्री एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्री का एग्जाम दे रहे हैं, आपके 2 दिन के 3 दिन के अंदर प्री का एग्जाम है, तो आप यदि इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो यही पैटर्न के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के अंदर भी दिखाई देंगे। तो इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और आज इस क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मेरे वीडियो की वजह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई ना दे रहा हो, तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूं कि अपने वीडियो को हटा देता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने अपना वीडियो यहां से हटा लिया है। अब आपके सामने क्वेश्चन पूरा विजिबल होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ हमें टाइमर भी सेट करना है, तो स्क्रीन को कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। स्क्रीन को दोस्तों हमने थोड़ा छोटा कर लिया है और अब यहाँ साइड में मैं टाइमर लगा दूंगा। ये मैंने नीचे टाइमर सेट कर दिया है और टाइम मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए ओनली 1.5 मिनट। आपका समय शुरू होता है। दोस्तों, समय समाप्ति की होती है यहाँ पे घोषणा और अब करते हैं इसके सोल्यूशन को स्टार्ट। देखिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपका बन गया हो। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ ज्यादा खास था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मल सा सवाल ही था। चलिए, सबसे पहली बेसिक सी जो बात हमें यहाँ पता चलती है, तो ये पता लगा कि 10 persons आर सिटिंग इन 2 parallel rows containing 5 person in each row such a way that there is an equal distance between adjacent person। कहने का मतलब ये है कि टोटल 10 लोग हैं और ये 10 लोग 2 पैरेलल रोज के अंदर बैठे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दी फर्स्ट रो M N O K L are seated and all of them are facing north। इन दी सेकेंड रो P Q R S T are seated and all of them are facing south। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो बेसिक बातें पता लग गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। देखिएगा, तो ये लोग आपके साउथ में फेस करेंगे इस प्रकार से और ये लोग आपके नॉर्थ में फेस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो।
अब यहां तक की कहानी क्लियर है, आप तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए। एल सिट सेकेंड फ्रॉम दी वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एल है ना लाइन के किसी एक कॉर्नर से, एक एंड से सेकंड नंबर पे है। तो सबसे पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो लाइन नॉर्थ में फेस कर रही है जिस लाइन में जो बंदे बैठे हैं जो नॉर्थ में फेस करते हैं, उन बंदों के नाम क्या क्या है। तो एम एन ओ के एल आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो इस वाली लाइन में जो बंदे बैठे हैं उनके नाम है एम एन ओ के एल, और इस वाली लाइन में जो बंदे बैठे हैं इनके नाम है पी क्यू आर एस टी। आगे बढ़िएगा, आगे क्या कह रहे हैं आपसे। एल किसी एक एक्सट्रीम एंड से सेकंड नंबर पे है, तो मे भी पॉसिबल कि एल यहां हो और मे भी पॉसिबल कि एल यहां हो। आगे देखिएगा, पी फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल। एल के राइट में जो बंदा बैठेगा उसके उसे पी फेस करेगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एल के राइट में सेकंड नंबर पे जो बंदा बैठा हुआ है वो किसके सामने होगा, वो पी के सामने होगा। दोस्तों यदि एल को यहां अज्यूम किया जाए तो इसके राइट में कोई सेकंड प्लेस खाली है क्या? जी नहीं दोस्तों, यहाँ कोई सेकंड प्लेस खाली नहीं है। इसका मतलब एल को यहाँ प्लेस नहीं कर सकते। अब ये हुआ कि एल यहाँ पे हो जाता है आपका फिक्स। एल के राइट में सेकंड है ये बंदा, एल के राइट में सेकंड ये बंदा है, ये किसके सामने होगा, ये पी के सामने होगा। तो दोस्तों पी को बैठा देते हैं इस जगह पर। तो इस प्रकार से हमारा पी हो चुका है सेट, और अब बारी है आगे बढ़ने की। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। के है ना एन के लेफ्ट को सेकंड है। हु डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। और है ना हु का मतलब यहाँ ये एन की बात कर रहा है, जो एन है ना किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। अब दोस्तों इसने ये बोला है कि एन के लेफ्ट में सेकंड कौन आएगा, के आएगा, और एन किसी कॉर्नर पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ नीचे वाली लाइन में एन को यहाँ बैठाएं तो इसके लेफ्ट में सेकंड के फिर यहाँ आएगा। अब आप देख सकते हैं कि एन किसी कॉर्नर पे नहीं आ रहा है और कहीं पर भी एन को हम प्लेस नहीं कर सकते हैं। आगे चलिएगा। टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में दो बंदे आने चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ देखो एस और क्यू ऊपर वाली लाइन में है, तो एस और क्यू सिर्फ और सिर्फ यही बैठ सकते हैं और कहीं पर भी नहीं बैठ सकते। आगे चलो, नेक्स्ट आपसे कहता है आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। आर है ना एस के इमीडिएट लेफ्ट में है। लेट अस अज्यूम कि एस आपका यहां है, तो बताइए जरा क्या इसके इमीडिएट लेफ्ट में कोई बैठ सकता है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ तो इमीडिएट लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठ सकता क्योंकि एस यहाँ एक कॉर्नर पे बैठा है। दैट इज वाई यहां से हम एस को हटा देते हैं, तो यहां बैठाएंगे हम किसको, यहां तो बैठाते हैं क्यू को और यहां बैठाते हैं एस को, और एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, आर बैठेगा, तो आर को बैठाते हैं यहां पे। नेक्स्ट आपसे कहता है ओ सिट्स नेक्स्ट टू एन। ओ है ना एन के बगल में बैठा है, तो इसका मतलब ओ आ जाएगा आपका इस वाले प्लेस पर। इस अकॉर्डिंग ये होता है हमारा कंप्लीट। अब यहाँ जो बंदे रिमेनिंग है पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कौन बचा, यहाँ पे बचा एम, तो एम आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। अब चलते हैं सीधे सीधे इसके क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस क्यू। क्यू के सामने कौन बंदा बैठा हुआ है? तो चलो देखो एक बार, आप देख सकते हैं क्यू आपका यहां है कॉर्नर पे, इसके सामने कौन बैठा है, इसके सामने एम बैठा हुआ है। तो एम का मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्सट्रीम एंड पे दोस्तों एक तो टी है, क्यू है, के है और एम है। टी क्यू के एम में से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसने टी को लिया है, बाकी एल नहीं है, आर नहीं है, ओ नहीं है, पी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ दो पढ़ करके, बस अब आप समझ गए हैं कि पांच ऑप्शन है, चार ऑप्शन एक जैसे हैं इनके सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, एक ऑप्शन अलग है, जो अलग है वही मेरा आंसर है। चलिए, क्यू एन टी के पी। तो देखो जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि चार बंदे ऐसे होते हैं जो कॉर्नर पे होते हैं और एक बंदा जो होता है जो इनर कहीं बैठा होता है, अंदर की साइड बैठा होता है, तो वही हमारा आंसर होता है। नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है। तो एक बार देख लेते हैं कॉर्नर पे कौन कौन आ रहा है, टी क्यू के एम। तो देख सकते हैं दोस्तों आपका टी क्यू के एम, ये तो बंदे वो हैं जो कॉर्नर वाले हैं, तो इन्होंने तो ग्रुप का निर्माण कर लिया, ये तो एक ग्रुप बना रहे हैं क्योंकि ये कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं। लेकिन पी इस ग्रुप में शामिल नहीं हो पा रहा है, जो इस ग्रुप में शामिल नहीं होगा वही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलना होगा।
पी के राइट में सेकंड कौन बैठा है? तो चलो चेक कर लेते हैं पी के राइट में सेकंड। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पी आपका यहां है और पी का फेस साउथ में है। तो पी का फेस साउथ में है तो यहाँ पे आपका राइट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। एक्चुअल में इधर की साइड देखें तो लेफ्ट होता है, लेकिन पी का फेस साउथ में है दोस्तों, तो इधर राइट कंसीडर किया जाएगा। तो पी के राइट में सेकंड आता है एस। तो एस का मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही जवाब। तो ये आपके 4 क्वेश्चन। एक लास्ट बचा हुआ है, एल के रेस्पेक्ट में एम की पोजीशन क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि एल से खड़े होकर देखो कि एम कहां बैठा है। तो चलिए एल से खड़े होकर देखते हैं एम कहां बैठा है। दोस्तों एल यहां है, एम यहां है। आप देख सकते हैं कि एल के राइट में तीसरे नंबर पे एम बैठा है। तो एल के राइट में तीसरे नंबर पे देखो, थर्ड टू द राइट कहीं लिखा है क्या? यस, थर्ड टू द राइट, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो अगेन वही चीज, सबसे पहले मैं अपना वीडियो हटा लेता हूं। ये लीजिए, मैंने अपना वीडियो हटा लिया है। अब दोस्तों आपके सामने स्क्रीन को कर दिया जाएगा छोटा। ये लीजिए, स्क्रीन को मैंने छोटा कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से विजिबल होगा। अब यहाँ पे टाइमर सेट कर देते हैं हम। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपको समय दिया जाएगा दोस्तों, वो 2 मिनट का दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आरआरबी पीओ के लिए डिजर्व करता है। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्ति की दोस्तों यहाँ पे होती है घोषणा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपका बना होगा। नहीं बना है तो आइए जरा आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने स्क्रीन को छोटा कर दिया है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ जो बेसिक बेसिक सी बातें हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसने आपसे बोला है कि 6 टीचर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, दिए गए महीनों में 2 अलग अलग तारीखों में 15 तारीख और 28 तारीख को सेमिनार में भाग लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 टीचर हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स की 15 तारीख और 28 तारीख को सेमिनार अटेंड करते हैं। आगे चलते, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। अब महीनों के नाम इसने हमें बताए हैं, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। तो सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मेट बनाना होगा, तो यहां बना लेते हैं फॉर्मेट। आप फॉर्मेट को देखिएगा, फॉर्मेट कैसे बनेगा। अब जनवरी की भी हमारे पास 2 डेट होंगी, एक तो 15 और एक 28। अप्रैल में भी दोस्तों 2 डेट होंगी, 15 एंड 28।
एंड जुलाई में भी आपके पास दो ही डेट होंगी, 15 एंड 28। ठीक है, मैं अपना वीडियो हटा रहा हूं क्योंकि शायद आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, इसलिए। तो इस प्रकार से फॉर्मेट मेरा तैयार है। ये जनवरी के हो गए, ये दोनों डेट्स अप्रैल की हो चुकी हैं, और ये दोनों डेट्स जुलाई की हो चुकी हैं। आगे चलते हैं। वे सभी अलग अलग विषय अर्थात अर्थशास्त्र और हिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ठीक है, इनके मतलब सब्जेक्ट भी दिए हैं। अब आप सीधे सीधे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पे आ जाइए। ई 30 दिनों वाले महीने में सेमिनार के अंदर भाग लेता है। यानी 30 दिन वाला महीना दोस्तों कौन सा है? यहाँ पे जनवरी 31 का होता है, जुलाई भी 31 का होता है, तो अप्रैल बचा। अप्रैल आपका 30 दिन का महीना है, ठीक है, अप्रैल 30 दिन का महीना है। और ई है ना, अप्रैल में भाग लेगा, तो इस पॉइंट को अभी मैं लिख लेता हूं क्योंकि ई के लिए दो पॉसिबिलिटी बनती है। ई 15 अप्रैल को भी आ सकता है, 28 अप्रैल को भी आ सकता है, इसलिए ई को लिख लेते हैं अभी यहाँ पे। ई अप्रैल में आएगा, ये मैंने लिख लिया है नीचे की तरफ। आगे चलिए। ई और भूगोल के बीच में सेमिनार में भाग लेने वाले शिक्षक के बीच केवल एक व्यक्ति सेमिनार में भाग लेता है। यानी ई और जियोग्राफी के बीच में ओनली वन टीचर आएगा, तो यहाँ पे ई और जियोग्राफी लिखते हैं, और इनके बीच में ओनली वन टीचर आएगा, तो ये लीजिए इनके बीच में वन का गैप लगा देते हैं। आगे बढ़िएगा। हिस्ट्री और भूगोल के बीच में तीन शिक्षक भाग लेते हैं, यानी हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के बीच में तीन का गैप लगाना है। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इनके बीच में तीन का गैप लगाना है, तो ये इंफॉर्मेशन भी मैंने नोट डाउन कर ली है। आगे चलिएगा। बी से पहले संगोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या इतिहास के संगोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के बाद संगोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। दोस्तों थोड़ी सी लाइन के अंदर यहाँ पे मिस्टेक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करके बता देता हूँ। यानी बी से पहले जितने भी टीचर्स जाएंगे उतने ही टीचर हिस्ट्री के बाद भी होने चाहिए। यानी बिफोर बी और आफ्टर हिस्ट्री टीचर्स यहाँ पे सेम होने चाहिए, तो इसको लिख लेते हैं। बिफोर बी, बिफोर बी और आफ्टर हिस्ट्री, आफ्टर हिस्ट्री हमारे पास कैसे लोग होंगे? सेम पर्सन होंगे, ठीक है, सेम टीचर्स आएंगे। बिफोर बी आफ्टर हिस्ट्री टीचर्स की संख्या सेम होनी चाहिए। आगे बढ़ो। बी और फिजिक्स के बीच में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बीच में दो व्यक्ति सेमिनार में भाग लेते हैं। बी एंड फिजिक्स के बीच में दो बंदे आएंगे या दो टीचर्स आएंगे। बी एंड फिजिक्स के बीच में दो टीचर्स आएंगे, तो ये इंफॉर्मेशन भी मैंने नोट कर ली है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट को देखते हैं। सी बायो के सेमिनार में भाग लेता है, यानी सी आपका बायोलॉजी के सेमिनार में आएगा, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है, सारी अनसर्टेन है। एफ डी के ठीक बाद में सेमिनार में भाग लेता है, यानी डी के जस्ट बाद में, डी के जस्ट बाद में कौन आना चाहिए? एफ आना चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने इस प्रकार से नोट कर ली है। डी के जस्ट बाद में एफ। डी 31 दिनों से कम वाले महीने में सेमिनार में शामिल नहीं होता है, यानी डी आपका 31 से कम में शामिल नहीं होता। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि डी आपका अप्रैल में नहीं आएगा, सीधा सा मतलब यही हुआ इसका। तो डी आपका अप्रैल में नहीं आना चाहिए, इसको भी मैंने नोट कर लिया है। अब डी आपका जनवरी या जुलाई में आ सकता है। आगे चलिएगा। बी और ए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और भूगोल यानी ज्योग्राफी के सेमिनार में भाग नहीं लेते हैं, यानी बी एंड ए ये दोनों आपके, एक तो ज्योग्राफी और एक आपके सॉरी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इसके सेमिनार में पार्टिसिपेट नहीं करते। दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है कंप्लीट। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, सारी इंफॉर्मेशन हमने नोट कर ली है। अब हमें क्या करना चाहिए कि एक एक इंफॉर्मेशन को सेट करने की कोशिश करें। सबसे पहले आओ ई अप्रैल के ऊपर। ई आपका अप्रैल में जाता है, लेकिन डेट हमें नहीं पता दोस्तों कि ई कब जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि ई आपका 15 अप्रैल में भी जा सकता है, और ई आपका 28 अप्रैल को भी जा सकता है, 15 अप्रैल में भी हो सकता है, और ई आपका 28 अप्रैल को भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं कि इसकी दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। यहां साइड में एक पॉसिबिलिटी हम और बना लेते हैं इसकी। इस वाले में ई को बैठा देते हैं 28 अप्रैल में, और इस वाले में ई को बैठा देते हैं 15 अप्रैल को, ठीक है।
अब कोई दो में से एक तो सही होगा। अब हम चलते हैं सीधे सीधे हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। ई अप्रैल में आएगा तो ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली यूज हो गई है। अब देखिएगा एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ई और जियोग्राफी के बीच में एक का गैप लगाना है। अब दोस्तों कंडीशन नंबर 1 को यदि मैं देखूं, मैं पहले कंडीशन नंबर 1 के ऊपर काम करूंगा और फिर उसके बाद मैं कंडीशन नंबर 2 के ऊपर जाऊंगा। तो कंडीशन नंबर 1 में देखिएगा ई आपका 28 अप्रैल में है, ठीक है। तो जियोग्राफी आपका सीधा सीधा आ सकता है 28 जनवरी में और 28 जुलाई को। तो कहीं ना कहीं हमें एक कंडीशन उठानी पड़ेगी और उस कंडीशन से इसको बनाना शुरू करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये जो ई है ना, इसको रेड कलर के पेन से लिख लेते हैं। ई को, सॉरी, ये रेड कलर के पेन से लिखना है मुझे। ई को दोस्तों मैंने लिख लिया रेड कलर के पेन से। अब जो अनसर्टेन है उसको हम लिखेंगे ब्लू कलर से। 28 अप्रैल में आपका ई है तो ज्योग्राफी आपका 28 जनवरी में आ सकता है। तो अभी मैं एक बार ज्योग्राफी को 28 जनवरी को रख के चेक कर रहा हूं। यदि मान लो दोस्तों ये आपका ज्योग्राफी यहाँ सेट नहीं हो पाएगा, गलत सेट हो जाएगा, तो फिर ज्योग्राफी को यहाँ से कट करके सीधे सीधे 28 जुलाई को सेट कर देंगे। जो ब्लू वाला पोर्शन होगा उतना पोर्शन में हटा दूंगा और रेड वाले पोर्शन को मैं नहीं हटाऊंगा। तो ई हमारा 28 अप्रैल को है तो फिर मैंने ज्योग्राफी को 28 जनवरी में सेट कर दिया। तो अभी हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया है। आगे चलो, हिस्ट्री और जियोग्राफी के बीच में 3 का गैप लगाना है। तो जियोग्राफी यहाँ है तो 1 2 3, हिस्ट्री आ जाएगा आपका सीधे सीधे 28 जुलाई को। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ये वाली इंफॉर्मेशन यूज हो गई है। अब देखो ये बोल रहा है आपसे कि बिफोर बी एंड आफ्टर हिस्ट्री लोगों की संख्या समान है। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के बाद में एक भी बंदा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी से पहले भी कोई बंदा नहीं होगा। तो हम सीधे सीधे बी को कहां सेट कर सकते हैं, बी को यदि मैं 15 जनवरी में सेट कर दूं तो अब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है कि बिफोर बी एंड आफ्टर हिस्ट्री लोगों की संख्या समान है। आगे चलिएगा, हमें पता है कि बी और फिजिक्स के बीच में 2 बंदे आने चाहिए। अब दोस्तों बी यदि आपका 15 जनवरी में है, 2 बंदों का गैप लगाते हैं तो फिजिक्स आ जाएगा आपका कहां पे, फिजिक्स आ जाएगा आपका सीधे सीधे 28 अप्रैल को, ठीक है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन यूज हो गई है। अब देखिएगा डी के जस्ट बाद में एफ आना चाहिए और डी है ना आपका अप्रैल में नहीं आ सकता, अप्रैल में नहीं आ सकता डी, और डी के जस्ट बाद में एफ आना चाहिए। अब दोस्तों ये जो कंडीशन है ना, यदि डी को हम जुलाई में रखें 15 जुलाई को तो एफ आ जाएगा 28 जुलाई को, ठीक है दोस्तों। ये सेट हो सकता है और ये भी तो सेट हो सकता है ना कि डी को यदि 28 जनवरी में रख दें तो एफ आपका 15 अप्रैल को आ सकता है, क्योंकि डी के जस्ट बाद में एफ आना चाहिए। इसने ये नहीं कहा कि दोनों सेम मंथ में आने चाहिए। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अभी थोड़ा सा हम इसको छोड़ दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो देखिएगा अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि सी आपका बायोलॉजी पढ़ता है और बी और ए आपके जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स बी और ए को नहीं दे सकते। तो अब हमें कहीं ना कहीं से तो दोस्तों इसको उठाना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, डी को रखते हैं हम यहाँ पे, डी को रखते हैं 28 जनवरी में तो एफ आ जाएगा आपका यहाँ इस जगह पर, ठीक है। डी और डी के जस्ट नीचे एफ आ गया। अब देखिएगा डी आपका अप्रैल में भी नहीं है, सी को बायोलॉजी देना है तो सी को दे देते हैं सीधे सीधे यहाँ पे बायोलॉजी, सी को दे दिया हमने सीधा सीधा क्या, बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो बी और ए को जियोग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं देना, बी और ए को यदि जियोग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं देना तो सीधे सीधे हम इकोनॉमिक्स दे देते हैं किसको, एफ को, ठीक है। और बी के लिए हमारे पास फिर कौन सा सब्जेक्ट बच जाएगा, और ए को बैठा देते हैं हिस्ट्री के अंदर। अब फाइनली बी के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट बच जाएगा वो आपके सामने होगा, वो कौन सा सब्जेक्ट होगा वो आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। अब मैं आपको यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है और क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।